में नहीं, बल्कि हरियाणा के खंडरा नाम के एक बहुत ही छोटे से गांव में। खंडरा गांव। जहां एक 11 साल का बच्चा था जिसका वजन शायद 80 किलो के करीब था, जिसे सफेद मक्खन खाना बहुत पसंद था और जिसे गांव के बच्चे मजाक में सरपंच कहकर चिढ़ाते थे। ये सच में एक बहुत दिलचस्प शुरुआत है ना? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिन रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को खंगालने वाले हैं, वे कोई आम मोटिवेशनल कहानी नहीं बताते। हम उस मनोविज्ञान और उस तकनीकी सफर की परतों को उधेड़ने वाले हैं, जहां से एक ओवरवेट बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा एथलीट बन जाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सचमुच एक ऐसा सफर है जो किसी भी आम कभी हार ना मानने वाले जो क्लीशे होते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा गहरा है। क्लीशे से अलग है। हाँ, जब हम इन पेपर्स और खेल के शुरुआती रिकॉर्ड्स को गहराई से पढ़ते हैं तो ये समझ आता है कि ये कहानी एक इंसान के हाइपर फोकस और अपनी कला के प्रति एक तकनीकी जुनून की मास्टर क्लास है। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, एक साइंटिफिक अप्रोच। बिल्कुल। हम अक्सर सफलता के बाद की चकाचौंध देखते हैं, लेकिन आज हम इस बात की चीड़-फाड़ करेंगे कि आखिर एक साधारण सी शुरुआत से दुनिया के सबसे एलीट स्तर तक पहुंचने का वो ब्रिज या कह लें वो पुल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं, और मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ जिसका मैंने अभी जिक्र किया, खंडरा गांव और वो 80 किलो का लड़का। हाँ, वो शुरुआती दौर बहुत अहम है। मुझे इस पूरी स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि नीरज चोपड़ा का शुरुआती मकसद ओलंपिक तो छोड़िए, शायद किसी स्कूल लेवल के खेल में जाना भी नहीं था। सही कह रही हैं आप। उनका कोई बड़ा स्पोर्ट्स का सपना नहीं था उस वक्त। परिवार ने उन्हें पानीपत के शिवाजी स्टेडियम सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि उनका वजन कम हो सके। मतलब मैं ये सोच रही थी कि क्या ये थोड़ा ज्यादा ही फिल्मी नहीं लगता? कैसे? मतलब एक बच्चा सिर्फ जिम या ग्राउंड जा रहा है पतले होने के लिए, और अचानक से वो ऐसा खेल चुन लेता है जो उसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा दे। ये तो बिल्कुल सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा लगता है। हाँ, सुनने में फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो जब एक 11 साल के बच्चे को उसके बढ़े हुए वजन के लिए लगातार ताने मिलते हैं, और यहाँ तक कि स्रोतों के अनुसार उनके चाचा ने भी उन्हें फिट होने के लिए जबरदस्ती स्टेडियम भेजना शुरू किया था। हाँ, वो सरपंच वाला मजाक। बिल्कुल। तो वो बच्चा असल में एक एस्केप रूट, मतलब एक बचने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। उस नाजुक उम्र में दोस्तों द्वारा सरपंच बुलाए जाने का जो मानसिक दबाव होता है, वो सच में बहुत भारी होता है। रुको रुको, तो आप ये कह रहे हैं कि वो स्टेडियम किसी खेल की प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक तरह की शर्मिंदगी या दोस्तों के तानों से बचने के लिए जा रहे थे? हाँ, शुरुआती प्रेरणा तो वही थी। लेकिन आमतौर पर हम यही सुनते हैं कि इस तरह के तानों से तो बच्चे टूट जाते हैं, उनका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये तो उल्टा असर हो गया। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। देखिए, ज्यादातर मामलों में लगातार मिलने वाली नकारात्मकता किसी भी बच्चे को अंदर से कुचल सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी इंसान को एक आउटलेट मिल जाता है, जैसे कि नीरज को वो शिवाजी स्टेडियम मिल गया, तो वो शर्मिंदगी और वो गुस्सा एक ऊर्जा में बदल सकता है। नीरज के केस में वो स्टेडियम उस नकारात्मक ऊर्जा को खर्च करने का एक सुरक्षित मैदान बन गया। मतलब वो वहां जाकर अपना गुस्सा निकाल सकते थे। एक तरह से, हाँ। शुरुआत में उन्हें दौड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस वहां जाते थे क्योंकि परिवार का भारी दबाव था। समझ गई। लेकिन इसी मजबूरी ने उन्हें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां उनका सामना एक बिल्कुल नई और हैरान कर देने वाली दुनिया से होने वाला था। और यहीं पर एंट्री होती है उस हथियार की जिसने इतिहास रच दिया, जैवलिन यानी भाला। बिल्कुल, जैवलिन। अब मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ा है कि उन्होंने बस ट्रैक पर पहली बार भाला फेंका और उन्हें उससे प्यार हो गया, पहली नजर का प्यार। लेकिन सच कहूं तो मुझे इस नैरेटिव पर थोड़ा संदेह है। संदेह क्यों? आप मुझे ये बता रहे हैं कि हरियाणा के एक छोटे से गांव का बच्चा जिसका कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, वो अचानक ट्रैक पर जाता है और दुनिया के सबसे जटिल थ्रोइंग इक्विपमेंट्स में से एक को उठा लेता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। मतलब ये कोई आसान खेल तो है नहीं कि बस एक गेंद उठाई और फेंक दी। इसके पीछे की असली कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ कि एक ओवरवेट लड़का अचानक भाला फेंकने लगा? आपका शक बिल्कुल जायज है। ये सिर्फ कोई जादुई पहली नजर का प्यार नहीं था। ये दरअसल एक बहुत ही दुर्लभ बायोमैकेनिकल अजूबा था। बायोमैकेनिकल अजूबा? हाँ, देखिए,
उस स्टेडियम में जयवीर चौधरी नाम के एक एथलीट थे जो भाला फेंकते थे। नीरज उन्हें अक्सर देखा करते थे और एक दिन उन्होंने भी उसे आजमाने की कोशिश की। अच्छा, तो उन्होंने बस ट्राई किया? हाँ, और बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के एक भारी वजन वाले बच्चे ने जब पहली बार में ही लगभग 40 मीटर के आसपास भाला फेंक दिया तो वहां मौजूद सीनियर्स भी पूरी तरह हैरान रह गए। अरे बाप रे, 40 मीटर बिना किसी ट्रेनिंग के? बिल्कुल, और इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। क्या विज्ञान है इसमें? उनकी बाहों में और उनके कंधों में प्राकृतिक रूप से एक ऐसा लचीलापन और एक स्नैप था जो जैवलिन थ्रो के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता था। उनके शरीर का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट उस थ्रो के लिए ही बना था। अच्छा, मतलब जेनेटिक्स या शरीर की प्राकृतिक बनावट ने यहाँ अपना काम किया। एक तरह से कुदरती टैलेंट था उनके पास। हाँ, कुदरती टैलेंट था जिसने वो पहला स्पार्क दिया। लेकिन फिर भी 40 मीटर फेंकना एक बात है और 87 मीटर फेंककर ओलंपिक जीतना बिल्कुल अलग बात है। बहुत बड़ा फर्क है। जब हम इस खेल के यूरोपियन चैंपियंस को देखते हैं तो उनके पास तो बड़ी बड़ी बायोमैकेनिकल लैब्स होती हैं, विंड टनल होते हैं और वर्ल्ड क्लास कोच होते हैं। जब नीरज के पास पानीपत में ये सब नहीं था तो उन्होंने उस एलीट स्तर की तकनीक सीखी कहाँ से? और यहीं पर इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। अगर हम उस दौर के संसाधनों को देखें तो नीरज के पास सच में कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं थी। तो फिर उन्होंने उस कमी को कैसे पूरा किया बिना कोच के? उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। वो मिट्टी के ट्रैक पर प्रैक्टिस करते थे और खाली समय में घंटों तक यूट्यूब पर दुनिया के महानतम जैवलिन थ्रोअर्स, चेक रिपब्लिक के जान ज़ेलेज़नी, उनके वीडियोस देखते थे। वाह, मतलब यूट्यूब ट्यूटोरियल से ओलंपिक स्तर की तैयारी हो रही थी। ये तो आज के डिजिटल युग की एक अलग ही लेवल की कहानी है। बिल्कुल, वो वीडियो में जान ज़ेलेज़नी के रन अप, उनकी ग्रिप, भाला फेंकने से ठीक पहले उनके शरीर के पोस्चर को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते थे। फ्रेम बाय फ्रेम, खुद से। हाँ, देखिए, जब आपके पास बेहतरीन सुविधाएं नहीं होती तो इंसान का जो हाइपर फोकस होता है ना, वो बहुत गहराई से काम करता है। यूरोपीय खिलाड़ियों के पास डेटा और तकनीक थी, लेकिन नीरज के पास ऑब्जर्वेशन और रिपीटेशन था। मतलब देखकर उसे बार बार दोहराना। सटीक बात। वो जो स्क्रीन पर देखते, अगले दिन मिट्टी के ट्रैक पर जाकर उसे सैकड़ों बार दोहराते। जब आपके पास संसाधन नहीं होते तो आप उस भारी गैप को ऑब्सेसिव मैकेनिकल रिपीटेशन से पाटते हैं। ऑब्सेसिव मैकेनिकल रेपिटेशन, ये शब्द बहुत भारी है लेकिन सटीक है। हाँ, वो अपने शरीर के हर एक मसल को बार बार ट्रेन कर रहे थे ताकि वो उस परफेक्ट एंगल को हासिल कर सकें जो उन्होंने उस यूट्यूब वीडियो में देखा था। ये सच में चीजों को देखने का एक बहुत अलग नजरिया है। मतलब कमी का रोना रोने की बजाय जो आपके पास उपलब्ध है उसका 100% निचोड़ लेना। बिल्कुल, उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और रास्ता निकाला। लेकिन कहानी सिर्फ तकनीक सीखने और लगातार प्रैक्टिस करने पर तो खत्म नहीं होती। जब हम एलीट एथलीट्स के करियर ग्राफ को देखते हैं तो एक चीज जो हमेशा सामने आती है वो है शरीर का टूटना। हाँ, इंजरीज तो खेल का हिस्सा है। और 2019 में उनके साथ हुआ वो तो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक भयानक बुरा सपना है। उनके दाएं हाथ की कोहनी में एक बहुत गंभीर चोट लगी जिसके लिए एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ी। वो दौर उनके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत मुश्किल था। अब मैं यहाँ इस बात की गंभीरता को समझना चाहती हूँ। आम इंसान के लिए कोहनी की चोट का मतलब है कुछ दिन का प्लास्टर और थोड़ा आराम, लेकिन एक जैवलिन थ्रोअर के लिए इसका तकनीकी रूप से क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, एक जैवलिन थ्रोअर का शरीर असल में एक ह्यूमन स्लिंग शॉट यानी एक इंसानी गुलेल की तरह काम करता है। इंसानी गुले? हाँ, जब एथलीट दौड़ता हुआ आता है और थ्रो करने से ठीक पहले अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचता है तो उसके टखने से लेकर कमर और फिर कंधे तक एक जबरदस्त टेंशन क्रिएट होती है। समझ रही हूँ। इस पूरी इंसानी गुलेल में जो कोहनी होती है वो मुख्य हिंज या कह लें कब्जा होती है, जहां से शरीर की सारी ताकत भाले में